Assalamu alaikum everyone. Welcome to my new lecture which is called the topic of today's lecture is literature review. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है लिटरेचर रिव्यू, जो रिसर्च का इम्पोर्टेंट पार्ट है और मेन पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप रिसर्च कोई भी नहीं लिख सकते। और लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप्स क्या हैं लिटरेचर रिव्यू लिखने के, और लिटरेचर रिव्यू क्यों ज़रूरी है, क्यों लिखते हैं, क्या रीजंस हैं, each and everything we learn about literature review. So let's move. This is a part of research. Okay, so a literature review is a critical recap of what has already been researched on a topic. ठीक है, कि जो हमारा टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने रिसर्चिंग की है, जो भी हमने सर्चिंग वगैरह की है, उसको रिकैप करना, मतलब एक छोटा सा हम लोग रिकैप करते हैं ना ओवरऑल चीज़ों का, तो वो होता है लिटरेचर रिव्यू। To find out what has already been known and how other authors approached it। ठीक है, क्या चीज इसमें क्या होता है कि टू फाइंड आउट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन नोन, कि पहले से जो दूसरे ऑथर्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, मैं बता चुकी हूँ कि हम रिसर्च किस चीज पे करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज होती है, जो दूसरे ऑथर्स की होती है, दूसरे स्कॉलर्स की होती है। तो ये बता रहा है कि उनको जो है ना, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। और वो ओवरऑल जो है ना क्रिटिकल रिकैप होता है हमारी रिसर्चिंग का। ठीक है, जो हम अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग रिसर्चिंग करते हैं। To give your reader a critical overview of what you found in existing knowledge, to find out what is missing gap of knowledge so that you can contribute it। ठीक है, कि हमने कौन सी गैप फाइंड आउट की है अपने रिसर्च में, या ये रिसर्च कहाँ से हमने लिया, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज थी उसके बारे में भी हमें उसमें लिखना है। ठीक है, क्रिटिकल ओवरव्यू लिखना है हमें कि हमने जो भी काम किया है इसके अंदर, अपने रिसर्च के अंदर, वो किस तरह किया है, कहाँ से लिया है, सारा जो है ना उसका ओवरव्यू लिखेंगे। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लिटरेचर रिव्यू इज अ सर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल लिटरेचर in your given subject or chosen topic area. It documents the state of the art with respect to the subject or topic you are writing about। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं या इवेल्युएट कर चुके होते हैं हमने, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने ले लिया टॉपिक, हमारा कोई भी हो गया रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो इवेल्युएशन करेंगे या उसके अकॉर्डिंग जो भी हम एरियाज लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, या उसके अकॉर्डिंग जो भी हम आर्ट लिखेंगे। ठीक है, तो वो उसका ओवरव्यू लिखना जो है ना, हम उसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। ठीक है, ताकि अब फॉर एग्जांपल जो रीडर है, पहले तो उसको रिकैप हो जाए। ठीक है, कि बेसिकली हमने काम क्या किया है, तो रीडर को जो ये हेल्प करता है आपका रिसर्च जो है ना उसको पढ़ने में, या उसको जो है ना एनालाइज करने में। वाई लिटरेचर रिव्यू क्यों? टू डेमोन्स्ट्रेट टू रीडर्स एंड एग्जामिनर्स दैट यू आर फेमिलियर विद द फील्ड। ठीक है, टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ करंट नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया of application, ensures that you are not reinventing the wheel, to review other studies critically। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में हम दूसरों की जो है ना जो दूसरी एक्सिस्टेड नॉलेज हम पुट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च करते हैं, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हम अपनी गैप्स लिखते हैं कि कौन सी गैप्स हमने फाइंड आउट किए, अपना रिसर्च लिखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लिखना होता है। ठीक है, या आप कंक्लूजन कह दें उसको, या ओवरव्यू कह दें, जैसे कि तो लिटरेचर रिव्यू हम क्यों लिखते हैं, ये तो पता चल गया कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लेकिन हम क्यों लिखते हैं? ताकि रीडर जब हमारा रिसर्च रीड आउट करे ना, तो पहले वो हमारा लिटरेचर रिव्यू पढ़े, ताकि उसको एनालाइजन हो जाए कि हम जो है ना अपनी फील्ड के ऊपर कितना हमने काम किया है। ठीक है, एक थोड़ा सा सारा यूं समझे कि 5 मिनट में उसको हम पूरी जो है ना अपनी वर्किंग बता देंगे, अपना जो है ना काम बता देंगे रिसर्च का। किसमें? लिटरेचर रिव्यू में रीडर्स के लिए एक अच्छा होता है। ठीक है, ऊपर से जो है ना उन करंट नॉलेज का उनको पता चलता है कि हमने काम क्या किया है, और जो है ना उनको क्रिटिकली रिव्यू मिल जाता है स्टडीज का, मतलब कि हमने जो स्टडी की है पढ़ने से पहले ही उसको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि फलां बंदे ने जो है, फलां स्टूडेंट ने जो है किस तरह का काम किया इसके अंदर, देन वो उसके अकॉर्डिंग उसको अंदर से पढ़ते हैं। ठीक है, objectives of literature review। A literature review has four main objectives। ठीक है, it surveys the literature in your chosen area of study, it synthesizes the information in the literature into a summary। ठीक है,
आपका आपकी जो है ना यूँ समझिए कि स्टडी की एरिया जो है ना वो बताता है ओवरऑल एरिया। अब जो है ना रीडर जब तक पूरा रिसर्च पढ़े उसको पता चले कि काम किया कैसे है, तो लिटरेचर रिव्यू अगर वो पढ़ेगा ना उसको उसी में ही पता चल जाएगा इसने काम किस चीज़ में किया है, ठीक है? देन वो डेप्थ में जाके पढ़ेगा। उसके बाद ये बता रहा है कि ये एक समरी है, समरी के तौर पे हम इसकी सिंथेसिस करते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। It critically analyzes the information gathered by identifying gaps in current knowledge, by showing limitations of theories and point of views, and by formulating areas for further research and reviewing areas of controversy। ठीक है, अब ये बता रहा है कि बहुत अच्छी पॉइंट है ये कि आपकी एक तो गैप बताता है कि आपने कौन सी गैप पे काम किया है, किस तरह की गैप फाइंड आउट की है या क्या है। उसके बाद आपकी लिमिटेशंस बताता है कि इन्होंने काम ऑब्वियसली काम की एक-एक चीज़ बताएगा ना वो आपको लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद जो लास्ट लाइन बता रहा है ना फॉर फर्दर फॉर्मुलेटिंग एरिया फॉर फर्दर रिसर्च एंड रिव्यूइंग एरियाज़, तो ये बता रहा है कि ये उनके काम भी आता है जो फर्दर रिसर्च करते हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, हम उनका लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिसर्च किस बारे में हुआ हुआ है। मतलब हमें डेप्थ में जाके एक-एक का रिसर्च नहीं पढ़ना पड़ेगा, अपनी नॉलेज हासिल करने के लिए। हम अगर सिर्फ लिटरेचर रिव्यू भी पढ़ लें ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिसर्च हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, फिर हम उसको जाके डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर ऐसे तो थाउज़ेंड्स ऑफ रिसर्चेज़ पढ़े हुए होते हैं, तो क्या हम अपना फाइंड आउट करने के लिए अपना कोई भी टॉपिक है हमारे पास, हमें जो है ना उसके अकॉर्डिंग रिसर्च पढ़ना है, तो क्या हम सारे के सारे पढ़ेंगे? क्योंकि मिलियंस ऑफ जो है ना इसमें पढ़े हुए होते हैं, जो है ना रिसर्च हुए हुए होते हैं। तो अगर हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, एक तो वो शॉर्ट होता है लिटरेचर रिव्यू, ऊपर से आपको लिटरेचर रिव्यू में ओवरऑल मिल जाता है। मतलब काम अगर आपको समझ में आ गया ना कि किस चीज़ पे काम दिया हुआ है या किस चीज़ पे रिसर्च हुआ हुआ है, तो फिर हम अगर हमें पता चलेगा कि हमारे रिलेटेड है, तो फिर हम जाके उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर हमें पता चलेगा कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको लीव आउट कर देंगे, दूसरा कोई पढ़ेंगे। तो ये उसमें भी मदद करता है आपको, ठीक है? इट प्रेजेंट्स द लिटरेचर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। या इसमें जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताई हुई चीज़ें होती हैं कि ये हमने गैप फाइंड आउट की है, क्योंकि आप लोग आगे जब स्टेप्स पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई होती हैं और क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? प्रेजेंट वेल थॉट आइडियाज, क्लियर assumptions जस्टिफाई विद एविडेंस, ठीक है? आपके लिटरेचर में जो है लिटरेचर रिव्यू में लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है? क्लियर भी होती हैं और assumptions जो है वो जस्टिफाई हुई भी होती हैं एविडेंस के साथ, ठीक है? ये सब लिटरेचर रिव्यू का बता रहा है। नो ग्रामेटिकल एरर, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो ऑब्सक्यूर, नो बोरोड आइडियाज ऑफ अदर्स, ठीक है? क्योंकि उसमें हम लोग अपना काम लिखते हैं, दूसरों के आइडियाज नहीं होते, हम अपना काम लिखते हैं जो हमने रिसर्च में किया हुआ होता है। नो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इफेक्टिव समरी एंड कंक्लूजन, ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। इसमें आपको एक समरी मिलती है, जो आप रिसर्च का काम करते हैं ना उसकी समरी है, ये समझ लें, छोटी सी अगर लैंग्वेज में हम समझे तो। उसके बाद प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस में क्या आ जाता है, सिलेक्ट अ टॉपिक, सर्च एंड चूज लिटरेचर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेचर एंड देन रिव्यू राइटिंग। ये आपका एक प्रोसेस है कि आपको पहले टॉपिक जो है वो सर्च करना है, उसके बाद आपको लिटरेचर चूज़ करना है, ठीक है? या सर्च करना है कि कौन-सा काम है, लिटरेचर मतलब आपने जो सारा काम किया है, फिर उसको एनालाइज़ और इंटरप्रेट करना है, ठीक है? एंड देन आपको फिर रिव्यू राइटिंग लिखनी है उसमें। Okay, purpose of literature review, provide foundation of knowledge of topic under research, what has been discovered so far, to avoid duplication of work, to identify research gaps, unsolved problems, to identify conflicts in previous studies, to develop theoretical framework, ठीक है? एक theoretical framework आपको मिल जाता है कि हमारी वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने रिसर्च पे काम क्या किया है, आपकी गैप्स उसमें आ जाती हैं, आपकी जो है नॉलेज आ जाती है, जो टॉपिक आपने रिसर्च का किया है ना उसकी थोड़ी-सी नॉलेज उसमें आ जाती है, ठीक है? और टू अवॉइड डुप्लीकेट ऑफ द वर्क, ठीक है? उसमें ये होता है कि आपका डुप्लीकेटेड, क्योंकि आप उसमें अपनी समरी लिखते हैं, समरी तो हर किसी की अपनी होती है, उसमें कोई डुप्लीकेट काम नहीं हो, ठीक है? To identify or find the loopholes in existing work, to find the methods and methodology adopted by earlier researchers, to understand with the current state of knowledge on your topic, to ensure you are not repeating earlier work, helps in building your knowledge in your field, to explain how your work is different from others,
to know who else worked or worked from others, to know who's else worked or working on related to your topics. It helps in developing an outline for your research. ठीक है, एक रिसर्च की यूं समझिए कि आउटलाइन आपको बता देता है कि हमने बेसिकली अंदर जो डेप्थ में काम किया है वो क्या काम किया है. जैसे रिसर्च क्वेश्चन इज फॉर्म्ड वंस लिटरेचर स्टडी इज ओवर. ठीक है, लिटरेचर स्टडी आपकी खत्म हो जाती है तो फिर आपका क्या स्टार्ट होता है, लिटरेचर क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ओके, प्रोसेस तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है वाला. conceptual framework, ठीक है, illustrate what you expect to find through your research. conceptual framework क्या होता है, ये आपका रिसर्च का पार्ट है. ठीक है, एक आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया. अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कि ये क्या होता है. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है illustrate what you expect to find through your research, defines the relevant variables to study, map out how they relate to each other. ठीक है, आपका एक फ्रेमवर्क जो है ना वो आपकी एनालाइज ऐसे करता है कि आपकी जो आपने फाइंडिंग की है वो कैसे रिलेट है दूसरे से, मतलब जो हम जिसके साथ हम रिसर्च करते हैं. ठीक है, कोई भी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज लेके उसके बीच में कंपैरिजन बताता है कि वो हमारे साथ जो है किस तरह रिलेटेड है, या वेरिएबल्स ऑफ स्टडी डालते हैं. ठीक है, या आपकी जो है ना मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं. इलस्ट्रेट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू फाइंड थ्रू योर रिसर्च. ठीक है, स्टेप्स आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के. आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स. ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ रिसर्च वेरिएबल्स क्या होते हैं. डू द लिटरेचर रिव्यू, मेक अ चार्ट और डायग्राम एंड देन राइट नैरेटिव टू एक्सप्लेन योर लिटरेचर रिव्यू. अच्छा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग टॉपिक है. ठीक है, ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर नहीं आ जाता. ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है. सो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स, डू द लिटरेचर रिव्यू और मेक अ चार्ट और डायग्राम, राइट अ नैरेटिव टू एक्सप्लेन योर लिटरेचर रिव्यू. ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं और हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो ये आपके लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर नहीं वेरिएबल्स आ जाते हैं. ठीक है, आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपके जो है ना, जैसे पेरेंट्स ऑक्यूपेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया. ठीक है, और स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ स्टडी कोर्स जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, अब दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पेरेंट्स ऑक्यूपेशन. ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ स्टडी कोर्स. ठीक है, ओके. सो टॉपिक में आप लोग को बताती हूँ, इफेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स ऑक्यूपेशन ऑन देयर वर्ड्स चॉइस ऑफ कोर्स स्टडी. ये हमारा टॉपिक है. ठीक है, अब इसमें हमारा जो है ना वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें हमारा जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो हमारा आ जाता है पेरेंट्स ऑक्यूपेशन. ठीक है, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ स्टडी कोर्स. ठीक है, okay. So write down the relationship between the existing literature and your literature. अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें जो है ना वो क्या करना है कि अपने और दूसरा जो हमने लिया है ऑलरेडी एग्जिस्ट जो हमने रिसर्च लिया है, इन दोनों में जो है ना हमें रिलेशनशिप राइट डाउन करना है कि उनके और मेरे जो बीच में है वो रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, ये किस में लिखते हैं हम लोग, स्टेप्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना ये वाले हैं स्टेप्स. ठीक है, डू द लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल, हमने रिसर्च वेरिएबल आइडेंटिफाई कर दिया. फिर क्या करना है, डू द लिटरेचर रिव्यू, फिर हमें उसका लिटरेचर रिव्यू देना है. किस चीज का, जो हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई किया है उसमें हम क्या करेंगे लिटरेचर रिव्यू में, राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड योर लिटरेचर. हम इन दोनों के बीच में जो है वो एक यूं समझें कि रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि हमारे और उसमें क्या है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चार्ट या डायग्राम बनाएंगे, जैसे इस तरह है आपका बना हुआ कि पेरेंट्स ऑक्यूपेशन ऐसे है और स्टडी जो है ना ये टॉपिक की बता रही हूँ, टॉपिक का आपको जो है वो चार्ट कैसे बनाना है. सही है, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, और फिर इस तरह आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम तो ऑलरेडी आप लोगों को वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनाना होता है. ठीक है, ओके.
डायग्राम हमने बना लिया। अब यहाँ पे आता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। थोड़ा-सा मैं इसमें मैंने बीच में ऐड इसलिए ये स्लाइड की है कि थ्योरेटिकल आपको क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्चुअल आप लोग मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ ना कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है? और थ्योरेटिकल के नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि आपको जो आप स्टेप लिख रहे हैं, उसको डिफाइन भी करना है थोड़ा थ्योरेटिकल वे में। देखिए यहाँ पे ये डिफाइन हुआ है, ठीक है? और कॉन्सेप्चुअल में जस्ट आपकी मैपिंग हुई हुई है, मतलब आपको बताना है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है और जो स्टेप्स हम करके आए हैं। ओके? Conceptual framework is a visual representation of relationship between different variables, constructs or concepts. ठीक है? Conceptual framework illustrate the case and effect relationship mediation and moderation. It is self-developed by the researcher after literature review. ठीक है? आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। लिटरेचर रिव्यू के बाद क्या करना है आपको? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रखना है अपने लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पहले-पहले क्या करना है आपको, पहले तो आपको आपका टॉपिक लिखना है, ठीक है? टॉपिक का वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं टॉपिक में। उसके बाद आपको उनका रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जो आपने लिटरेचर रिव्यू दिया है ना, ऑलरेडी एक्जिस्टेड नॉलेज आपने ली है ना, उसका और अपने वाले लिटरेचर अपने वाले जो रिसर्च का है ना, उनका रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है? किस में रिलेशनशिप बिल्ड करना है? मैप के तौर पे, ऐसे डायग्राम के तौर पे करना है। आपने वो बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पे जो है ना, मैं बता चुकी हूँ, ये रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया है, ठीक है? इसका आपने डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है, जो भी बोले आप लोग। फिर क्या करेंगे? इट इज़ अ सेल्फ डेवलप्ड बाय रिसर्चर। ये रिसर्चर खुद बनाते हैं, मतलब अगर मैं अपने रिसर्च का बनाऊँगी तो खुद बनाऊँगी। मुझे किसी को मुझे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस तरह बनाऊँ, क्योंकि मेरा रिसर्च है, मैं अपने रिसर्च के हिसाब से खुद बनाऊँगी। तो ये बता रहा है कि ये रिसर्चर खुद बनाता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ ऑफन यूज्ड टू डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ से हमारे रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस जो है वो बिल्ट होती है, ठीक है? अब रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस क्या होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? इसके स्टेप्स मैं आप लोगों को समझा दूँ थोड़े से। राइट अ नैरेटिव टू एक्सप्लेन योर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक नैरेटिव लिखनी है जिसमें आप अपना लिटरेचर रिव्यू लिखें, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा-सा लिटरेचर रिव्यू जो डिटेल में था ना बड़ा वाला, वो तो आप लोग लिख कर आए हैं। यहाँ पे कौन-सा लिटरेचर रिव्यू लिखना है? अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का लिटरेचर रिव्यू लिखना है, ठीक है? ओवरऑल आपको रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखना, वो तो आप ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से पहले लिख कर आए ना। उसके बाद आप लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिख रहे हैं और उसके स्टेप्स क्या हैं? पहले आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है, छोटा-सा मतलब आपको रिलेशनशिप लिखना है ऑलरेडी एक्जिस्टेड नॉलेज का और अपने रिसर्च का, ठीक है? फिर आपको एक चार्ट और डायग्राम के तौर पे वो बनाना है, जो भी आपने कॉन्सेप्चुअल मैप बनाया है, जैसे मैंने पहले दिखाया। फिर आपको क्या करना है? छोटा-सा लिटरेचर रिव्यू नैरेटिव लिखना है, किसका? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। रिसर्च का नहीं लिखना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का लिखना है, जो आपने रिसर्च का बनाया है, ठीक है? सो ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। हमने 2 टॉपिक्स इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, लिटरेचर रिव्यू और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है?